इसको एक सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा था। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो कि आपकी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जाति गणना का वार, विपक्ष से छिना सियासी हथियार। तो अपने आप में ये सीधे तौर पर भले ही अपने आप में कदम मोदी सरकार ने उठाया, लेकिन इसके सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। गुरु प्रकाश है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, आप बीजेपी से हैं और सवाल ये कि आज इस फैसले को लेने की बड़ी वजहें क्या है? क्यों अचानक से, जब इस पे बहुत ज्यादा बहस फिलहाल आज के इस वक्त में नहीं हो रही थी, मौजूदा मोदी सरकार इस फैसले को लेकर आती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं आपका स्मरण कराना चाहता हूं, ये देश अभी 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 75 वर्ष को भी मना रहा है। और इसी संविधान को लागू करने से पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को चेतावनी दी थी। बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान के लागू होने से देश में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, 1 पर्सन 1 वोट के अधिकार से, लेकिन देश में सामाजिक और आर्थिक स्तर पे असमानता और अन्याय रहेगा। बाबा साहेब के संकल्प को पूरा करने का, सामाजिक और आर्थिक असमानता को, सामाजिक और आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए पहली बार जो साहस किसी ने नहीं किया, जो नैतिक बल किसी ने नहीं कर पाया, वो चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, जो कमिटमेंट के बाद भी जो साहस, जो ताकत किसी ने नहीं दिखाया, वो अंततोगत्व अति पिछड़ी जाति से आने वाले एक सामान्य परिवार में जन्म लिए व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है सर। और आज वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों में एक खुशी, उम्मीद, उत्साह और ऊर्जा की लहर है। ठीक है संदीप जी, सवाल यह है कि जिस मांग को लंबे समय से कांग्रेस अभी करती नजर आ रही थी, हालांकि उनके पास भी दशकों तक मौका था इस पूरी मांग को पूरा करने का, लेकिन फिर भी आज जब सरकार ने वो फैसला लिया है तो इसका स्वागत करेंगे? और सर, फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, 2011 में हमने बिल्कुल जाति की जनगणना कराई थी और हम बार बार ये बात सरकार से कहते थे कि आंकड़े आपके पास है, उसको जारी कर दीजिए। हम इसीलिए कहते थे क्योंकि हमें और सबको पता है कि वो जाति जनगणना हमने कराई थी, 2011 में ही हुई थी। पहली बात, ये गुमराह करना बंद करना चाहिए। दूसरी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अच्छा, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं संदीप जी? आप सुन रहा हूं सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा तथ्य रखा कि 2011 में उस समय की यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था और 2011 में वो कंप्लीट हुआ था। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार ने उसको जारी नहीं किया था। तो आप आगे कह सकते हैं कि उन्होंने भी जारी नहीं किया, एनडीए ने, लेकिन आपके पास भी समय था जो जारी नहीं किया था। अब अपनी बात को आप पूरा करें। मैं बताऊं जी, 2011 से सर स्टार्ट हुआ था, 2011 में पूरा नहीं हुआ था। पहली चीज, 12 में पूरा हुआ था जी। आपका एक सवाल, एक बड़ा मजेदार सवाल आपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये बताइए कि अभी कोई इतनी जो है लोगों की कोई चर्चा नहीं थी ना, अभी इतनी उस बात की डिमांड थी। अभी कुछ दिन पहले सत्र खत्म हुआ, उसमें भी आप घोषणा कर सकते थे, लेकिन ये हमें समझना होगा सर, देश मांग रहा है पाकिस्तान से बदला, देश मांग रहा है कि पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के मारिए, और ये सर गुमराह करने के लिए लेके आए जातिगत जनगणना। हम बहरहाल मांगते थे, हमारी डिमांड थी, हम चाहते थे, बिल्कुल हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कब लग के आइएगा, कब लाल आग दिखाइएगा, कब अपना 56 इंची सीना दिखाकर उसको डराने की कोशिश करिएगा। आज भी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष को बताते हैं कि ये इस वजह से। भाई, अब किसने हाथ पांव बांधा है आपका? पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक जात, एक एक समुदाय, पूरा धर्म, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। अब कहे डर रहे हो भाई? पाकिस्तान के छाती पे चढ़कर मारिए, जैसे इंदिरा जी ने मारा। ठीक है संदीप जी, पाकिस्तान के मसले पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और निश्चित तौर से आतंक के खिलाफ इस मुहिम में पूरा देश साथ है, लेकिन आज हम विषय इस बात पे बात कर लेते हैं कि साहब किस प्रकार से सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिसकी कांग्रेस अगुवाकारी की बात कर रही थी, अगर वो फैसला लिया गया है तो कितना महत्वपूर्ण है। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे जल्दी। गुरु प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से। नहीं, मुझे लगता है कि ओबामा ओबामा करके रोने वाले भी आज पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, उरी में क्या हुआ था, बालाकोट में क्या हुआ था, इनके सलमान ठीक है संदीप जी, एक सेकंड। संदीप जी एक सेकंड। संदीप जी, जब आपकी बारी आएगी मैं आपसे पूछूंगा। संदीप जी, आपसे मैंने पूछा, आपने अपनी पूरी बात रखी, अब आप दूसरे को बोलने दीजिए सर। इतनी जरा मैं छोटी तो दिखाइए।
संदीप जी, इतनी परिपक्वता दिखाइए कि आप सुन सकें, इतना धैर्य दिखाइए कि आप सुन सकें। सर, आपकी आज मांग को सरकार ने माना है। मैं आता हूं आप दोनों के पास में। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, देश के दशकों से एक पत्रकारिता के जीवन के तौर पे आपने तमाम बड़े ऊंचे नीचे बदलावों को देखा है। ये जो फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है, इस फैसले के मायने और इसके दूरगामी परिणाम, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? रामकृपाल जी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सामयिक फैसला है। और एक बात बता दूं कि बीजेपी कभी भी इसके विरोधी नहीं रही है। अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब देश में लोग सुरक्षा की बात करते हैं तब आप कहते हैं जाति जनगणना कराओ। जब जातीय जनगणना को शामिल करने की बात हो गई मुख्य जनगणना में, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को से ध्यान हटाने के लिए है। अरे ऐसा नहीं है भगवान, थोड़ा सा तो कभी कभी अपने ही देखिए। 2010 और 11 में ये इस पर बहस हुई थी बाकायदा यूपीए सरकार में, लेकिन तमाम सहमति के बाद कि जातीय जनगणना में जाति को शामिल किया जाए, उसकी पहचान को। उस समय मनमोहन सिंह ने कहा कि जनगणना नहीं, ये सर्वे के रूप में हम कर सकते हैं। सर्वे वाली बात ये कांग्रेस ने की थी। और जब इन्होंने डिमांड उठाई, आप सीधे है कि 11 के बाद 21 में ड्यू थी, 21 में नहीं हो सकी, तो कभी भी नीतीश कुमार के समय जब ये डिमांड उठी तब भी बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा। लेकिन ये जनगणना का एक पार्ट हो सकता है, सर्वे का कोई मतलब नहीं होता, कोई स्टेट कराए। और इतनी बात कर रहे हैं कि जो 15 में कर्नाटक में इसे सिद्धारमैया ने कराया था, आज तक उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं आप? तो देखिए, ये तो होना ही था। पहली बात, आज मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे लिए पाकिस्तान एक छोटा सा मुद्दा है, हमारे लिए और भी मुद्दे हैं। यानी राष्ट्रीय, देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक, ये जितने मुद्दे हैं, ये सरकार सब पर काम करती है। और ये पहले से ही तय था कि 2025 के लास्ट और 26 में जनगणना होगी। जनगणना इसलिए होगी कि जनगणना के हिसाब से फिर डिलिमिटेशन होगा। और जो कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने जो सोचा था सपना कि महिलाओं का आरक्षण दें, वो भी काम मोदी जी ने बिना हल्ला मचाए किया। कांग्रेस की हिम्मत नहीं रही कि उसको कर ले। तो महिलाओं अपने आप में ऐतिहासिक, बिल्कुल, भी मोदी ने की। उसी तरह से आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। लेकिन बता दूं आपको जी कि ये जनगणना में एक क्लास होगा जिसमें जातीय पहचान होगी जी। कहने का मतलब यह है कि जनगणना अपने समय पर 10 साल के बाद होती है। अगर मोदी जी जनगणना में इसको नहीं रखते तब आप ये डिमांड करते, क्योंकि विपक्ष को यह पता था कि जब भी जनगणना होगी मोदी जी इस चीज को खुद रखेंगे। इसलिए ये उछल के सोचते थे कि इसके बूते इलेक्शन पार कर लेंगे जी। लेकिन गुब्बारे की हवा मोदी जी ने, बिल्कुल एक सियासी मुद्दा अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। संदीप जी, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल समझना चाहता हूं कि एक तो ये आजादी के बाद से लेकर अभी तक एक बार भी कांग्रेस ने दशकों तक अपना जो उन्होंने केंद्र में रहे, उन्होंने इस प्रकार की जातीय जनगणना नहीं की। एक पूरा पॉइंटेड सवाल ये। दूसरा सवाल ये, 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जातीय सर्वे जो कराया, उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जब आप दूसरे से सवाल करते हैं तो खुद पे भी उंगली उठती। मैं इन 2 पॉइंटेड सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं। संदीप जी। बिल्कुल सर, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। पहली बात तो गोपीनाथ मुंडे जी ने सर्वप्रथम मांग की थी सदन में, जैसा कि भी रामकृपाल जी ने कहा। मैं नेता का नाम बता दे रहा हूं, आज इस दुनिया में नहीं है। संसद में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की डिमांड करने वाले भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे जी हैं। ये फैक्ट है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन हमने उनकी मांग मानी, हमने कराया, सरकार ने, हमारी सरकार चली गई, आंकड़े नहीं जारी हुए। अब आते हैं सर कर्नाटका पर। कर्नाटका में सर फैक्ट ये है कि 2015 में सरकार बनी, हम मांग आए थे, ये वादा करके आए थे कि हम ये करेंगे। सर हमने स्टार्ट भी किया, फिर सर एक चट्टा आया सर, वो सरकार चोरी कर लिया। सरकार चोरी कर लिया तो सर जो हम चाहते थे 2015 में, जो हमने बना दिया, एक आयोग बना दिया,
जिसकी शुरुआत कर दी वो नहीं कर पाए। 2.5 साल सरकार चली गई, सरकार गिर गई। फिर उसके बाद हम फिर सरकार में आए तो हमने उसको पुनः से स्टार्ट किया और हमने सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट भी लीक हुई या चोरी हुई, हम उस पर आपके चैनल पर डिबेट भी कर चुके हैं। अब वो सार्वजनिक है, चाहे लीक के माध्यम से कह लीजिए या चोरी के माध्यम से कह लीजिए। अब आते हैं तो सार्वजनिक है वो, तो उस पर हम आपके चैनल पर डिबेट कर चुके हैं कि कौन कितना है, क्या क्या नहीं है। अब एक बात आती है सर कि मैं फिर कह रहा हूं, अभी रामकृपाल जी ने कहा कि मुद्दा छीन लिया, ये छीन लिया। सर जब भी हमने जातिगत जनगणना की सरकार से मांग की थी, किसी एक नेता का बयान बता दीजिए जिसने इस बात का समर्थन किया हो कि हम इसको करेंगे। ये तो कहते थे कि ये तो जात के नाम पर, अभी सर ये पहलगाम हुआ ना सर, ये क्या लिखे थे, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। क्या मतलब था सर? आ गए सर, आप तो घुटने पर टेक दिया ना सर। ये उस संविधान का कमाल है जो 400 पार का नारा लगाते थे, आज 240 पर ठीक है गुरु प्रकाश जी, सवाल ये है, गुरु प्रकाश जी सवाल ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर भले ही आज के समय में बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस के दबाव में लिया, और आप पहले अलग बात करते थे, आज आपका स्टैंड अलग है। गुरु प्रकाश जी नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। 1961 में रामकृपाल जी की आवाज आ रही है, उसको डाउन करके जरा गुरु प्रकाश जी की आवाज को आगे रखें। रामकृपाल जी की आवाज को कम करके जरा गुरु प्रकाश जी की आवाज को रखें। कल मुझे 10 बजे असल में सीए के पास जाना है। मैं अभी रामकृपाल जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, रामकृपाल जी की आवाज आ रही है, उसको डाउन करके कृपया। हाँ, गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें। सवाल यह कि आपने जो फैसला भले लिया लेकिन दबाव में लिया है। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 1961 नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखा था, मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोधी हूं। 1990 राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि अगर आरक्षण लागू होगा तो देश में सिविल वॉर हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी जब यहाँ पे राहुल गांधी जी विदेश में जाते, वो कहते हैं हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जिस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया, जिस पार्टी के दर्द और दंश के कारण बाबू जगजीवन राम को ये कहना पड़ा कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है, जिस पार्टी ने अपने नेता सीताराम केसरी को अपमानित किया, जिस पार्टी ने अपनी नेत्री कुमारी शैलजा को अपमानित किया, जिस पार्टी को लगातार दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार पराजय का सामना करना पड़ा, जो पार्टी 2014, 2019 और 2024 में परास्त होती है, आज वो एजेंडा सेट कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से बड़ा आरक्षण विरोधी, सामंतवादी, एलिटिस्ट और प्रिविलेज संगठन आज तक इतिहास में कोई हुआ नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं, जो साहस ना नेहरू कर पाए, जो साहस ना राजीव गांधी कर पाए, जो साहस ना इंदिरा गांधी कर पाए, जो साहस ना मनमोहन सिंह कर पाए, वो अति सामान्य जाति से आने वाले, अति सामान्य परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, तो अब पहुंची है। इस देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अब बनते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक चीज और, क्योंकि सवाल यह भी हो रहा है कि साहब आने वाले समय में बिहार चुनाव की सुगबुगाहट एक तरीके से शुरू ही हो चुकी है, उससे पहले आपने एक तरीके से ये सियासी दांव चला, ये आप पे भी आरोप लग रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर। नहीं, देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के पहले हमने कुछ किया था क्या? हम लोग काम करने वाले लोग हैं अमरेंद्र जी। हम कोई चुनाव के दृष्टि से कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं ऐसा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो जाए, तो कम से कम उसके बाद हर एक पॉलिसी डिसीजन को, हर एक निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देखना बंद कर दिया जाएगा। ना तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए मानिएगा और हर एक निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देखिए, ये ठीक नहीं है। वास्तव में आज के ऐतिहासिक दिन पे बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पों को किसी ने पूरा किया है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। उनके सामाजिक न्याय के संकल्प को, समता के संकल्प को, समरसता के संकल्प को आज पूरा होते हम देख रहे हैं। देश से सामाजिक और आर्थिक अन्याय, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर होगी, और ये करना किसी अति पिछड़ी जाति के बेटे के किस्मत में लिखा था। रामकृपाल जी, सवाल जो टाइमिंग को लेकर उठाया जा रहा है कि ये फैसला आज ही क्यों, लेकिन देश तो हमेशा चुनावी मोड में रहता ही है, तो उसके लिए तो फिर गुंजाइश कहां छोड़ती एक तरीके से देश की राजनीति में बचती कि जब भी आप कोई फैसला लेके उसको किसी ना किसी राज्य के या देश के चुनाव से जोड़ा जाएगा। रामकृपाल जी, जैसा कि आपने बहुत डिटेल में दिखाया कि जनगणना 10 साल के बाद होती है और ये संविधान में है और ये केंद्र की सूची में आता है, इस पर केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है। जी, सबको ये मालूम है कि जातीय जनगणना का जनगणना से अलग किसी तरह का कोई प्राविधान नहीं है।
संविधान में है जनगणना होगी हर 10 साल के बाद। उसमें संसद जो भी चाहे, जैसा भी कमेटी हो, उसमें क्लाज आप जोड़ सकते हैं क्या क्या, जैसे बहुत सारी चीजें, आर्थिक विषय है, जातीय पहचान है, आप कर लीजिए, लेकिन वो आम जनगणना का हिस्सा होगा। तो सबको ये पता था कि 25 और 26 में ही जनगणना हो पाएगी। तो ये जो मेरा कहना है कि अभी मोदी सरकार बनी और लगातार इस देश में जातीय जनगणना के लोग मांग कर रहे थे तो अगर जो जनगणना 21 में ड्यू थी, वो जनगणना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की और उसमें यह भी घोषणा की है कि जो जातीय पहचान का मामला है वो भी उसमें शामिल होगा, एक उसका हिस्सा होगा। तो मेरा यह कहना है कि सभी लोग ये जानते थे कि जब जनगणना होगी उसी के साथ ही हो सकता है, अलग से कोई नहीं। अलग से मनमोहन सिंह ने भी कहा था अलग से स्टेट सर्वे करा सकती हैं, वो कर्नाटक ने कराया, तेलंगाना ने कराया, बिहार ने कराया, किसी ने जारी किया, किसी ने नहीं जारी किया। तो मेरा यह कहना है कि ये अगर अभी नहीं करते, फिर वही बात आई कि महिलाओं को आरक्षण क्यों, ये तो सोनिया गांधी का था ना, ये महिलाओं को आरक्षण मिले तो कांग्रेस का मतलब एक तरह ड्रीम था उसको भी मोदी जी ने जो पड़ा हुआ था इंप्लीमेंट किया। बिल्कुल, अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो उसको लेकर भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। लेकिन 1948 का जो जनसंख्या का एक्ट है वो सीधे तौर पे केंद्र को ही हक देता है कि वो जनगणना करा सकते हैं। बाकी जगह जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं वो सर्वे हो सकता है, जनगणना नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि